हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेसिक्स पर बातें करेंगे, लेकिन अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर। अभी तक जितने भी बातें हुई हैं बेसिक्स को लेकर, पहले पहले हमने समझा कि बेसिक्स क्या है, एक लंबी सीरीज़ इस पर चली। फिर हमने ये भी देखा कि बेसिक्स की प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे, उसे उसकी जो टूल्स हो सकते हैं, जो तरीके हो सकते हैं, उन पर हमने बात की। अब बारी है सोर्सेज़ पर बात करने की कि बेसिक्स को प्रिपेयर करने के सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोर्स क्या होने चाहिए। आइए फ्रेंड्स, उस पर बातचीत करना शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेसिक्स हिस्ट्री, मैंने एनसीईआरटी लिखा है 6 to 12। आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी क्यों? पहले तो मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। 6 to 12 की मैंने लिखी है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्लास 6 में एंशियंट इंडिया है, क्लास 7 में मिडाइवल इंडिया है, क्लास 8 में मॉडर्न इंडिया है, क्लास 9, 10 और 11 जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, और क्लास 12 में फिर से एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, ये कंबाइंड फॉर्म में दी हुई है और इनसे थोड़े से एडवांस फॉर्म में दी हुई है। अब बात आती है कि वाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। यूपीएससी की जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट्स देखिए आप, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस से वो चीज़ें देख रहे हैं जो आपने स्कूल में पढ़ी थी। यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो पूछता है फंडामेंटल्स पर बेस करके, मतलब बेसिक्स में जाके वो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। क्वेश्चन की जो टॉपिक्स वो लेगा, वो लेता है जो करंट में चल रहा है बेसिक्स का पोर्शन। सब सिलेबस पूरा बेसिक है, लेकिन उसका जो करंट में जो टॉपिक चल रहा होगा वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन लेता है। क्योंकि अब देखिए, बहुत पहले के साल में मान लीजिए कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और 10 साल पहले का जो टॉपिक चल रहा होगा करंट में, अगर वो यूपीएससी पूछता है तो फिर अनफेयर हो जाएगा। इसलिए वो जानता है कि करंट में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 1 साल को देखेंगे, तो वो वहीं से टॉपिक सेलेक्ट करता है आपके क्वेश्चंस के लिए। लेकिन वो जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है, वो करता है बेसिक्स को ध्यान में रखकर। अब जैसे देखिए, क्लास हमारी बड़ी होती जाती है तो बुक्स एडवांस होते चले जाते हैं। अब यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो बुक्स कितने एडवांस होंगे आप समझ सकते हैं। यूपीएससी को भी ये बात पता है, लेकिन एडवांस को समझने के लिए बेसिक्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ है, उसका जड़ काट दिया जाए और सिर्फ ऊपर का पेड़ छोड़ दिया जाए तो वो कितने दिन रहेगा? कितने दिन क्या है, ज़िंदा ही नहीं रहेगा। तो एक क्रोनोलॉजी है और यूपीएससी चाहता है कि आपके माइंड में एक स्टेप बाय स्टेप इमेज बनी रहे, क्रोनोलॉजी बनी रहे। इसी को लेकर सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और ये मैंने पाया है बहुत रिसर्च के बाद कि यूपीएससी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो डायरेक्ट पूछता है, वो प्रीलिम्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेंस की बात करें, सपोर्ट एनसीईआरटी ये करता है कि अब देखिए, बच्चों की दिमाग की सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए क्लास बाय क्लास बुक्स बनाए गए हैं। तो वो एक एजेंडा तैयार कर देता है, एक बेस तैयार कर देता है कि स्टूडेंट जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा वो चीज़ों को समझता चला जाएगा। वो पढ़ने के बाद जब आप एडवांस्ड बुक पढ़ेंगे
तो आपको अनजाना नहीं लगेगा और यहाँ तक कि काफ़ी कुछ सपोर्टिव लगेगा। क्योंकि एडवांस बुक जो बनाए गए हैं, वो बेस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें स्कूल में सीखी हुई हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे स्कूल के पढ़ाने का पैटर्न ऐसा है कि आप जानते हैं कि हम में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। प्लस आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपकी उम्र कम से कम 21 इयर्स होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट में जो इन बुक्स की समझ होनी चाहिए, वो चाहता है। अब ये नहीं कि आप 6th क्लास में हैं, तो उस उम्र में आपकी जो समझ हो, वो यूपीएससी के आंसर्स देने के लायक बन जाएगी बुक्स को। नहीं, अभी आप जिस उम्र में हैं, ग्रेजुएशन के बाद, अब जब आप वापस से इन्हीं बुक्स को पढ़ेंगे, तब जो आप में समझ डेवलप होगी उस सब्जेक्ट को लेकर, वो समझ चाहिए यूपीएससी को। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना है जो है एनसीईआरटी जो पढ़ना है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई और बुक भी पढ़ा जा सकता है। एक सजेशन है मेरा यहाँ पे बुक्स को लेकर मैंने पाया है कि देखिए मार्केट में तो इतने बुक्स मिलते हैं कि मत पूछिए। अगर आप दिल्ली गए, तो वहाँ पे अगर आप मार्केट जाओगे तो एक कहिए कि मेला सा लगा हुआ है। एक रेस लगी हुई कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। इन सब में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मटेरियल्स आपके पास जितने कम हों उतने बेहतर हैं। तरीका आपका ये होना चाहिए तैयारी का कि सोर्सेज़ आपके पास कम हो लेकिन उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ जाएँ। मेरे कहने का मतलब कि सोर्सेज़ लिमिटेड होने चाहिए आपके पास, लेकिन उसी पे आपकी कमांड बहुत गज़ब की होनी चाहिए। बातें सब में एक जैसी ही लिखी हुई होती हैं। सब इंस्टीट्यूट अपनी ब्रांडिंग कर के बुक्स को बेचते हैं। उनमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। एडवांस बुक में क्या सोर्स होंगे, उन पर जब हम एडवांस की तैयारी की बात करेंगे तब आएँगे। अभी प्रिपरेशन बेसिक्स की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अलावा भी बुक्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि ये बुक्स जो बनाए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी के द्वारा बच्चे की माइंड को डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं और आप जब इस उम्र में उसको पढ़ेंगे, तो एक अलग ही समझ डेवलप होगी और ये ग्राउंड तैयार करेगा। जो भी इसमें है, मैंने सारी बुक्स खुद भी पढ़ी हैं, कई बार पढ़ी हैं, तो एनसीईआरटीज़ को तो करीब पढ़ते-पढ़ते अराउंड चलिए यही बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जैसा लगने लगेगा। हाँ, तो यूपीएससी के सिलेबस को पूरा ये मैच करता है। ये आपका ग्राउंड उसके लिए तैयार करता है। इस पे जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ये आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी और दूसरे सोर्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं। बुक्स जो है वो एनसीईआरटी के आप देखेंगे तो वो लिखता है और बीच-बीच में एक्सरसाइज़ेज़ भी देता है, ताकि आप खुद को चेक कर सकें। ये बहुत बहुत बड़ी बेनिफिट है एनसीईआरटी की। तो आपकी काफ़ी मदद होगी। आपको पढ़नी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात है 6, 7, 8 ये 9, 10, 11 में वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसको आप शुरुआत में चाहें तो स्किप कर सकते हैं कि इन्हें आप अभी के लिए छोड़ दें। ये तीनों आप पढ़ें और फिर डायरेक्ट 12 पर आकर एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री को वापस से पढ़ें। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करेंगे, तब आप इसको पढ़ सकते हैं और फिर जाके वर्ल्ड हिस्ट्री की एडवांस बुक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी यहीं पे सफिशिएंट होगी। थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊँगा। आप चाहें तो इंटरनेट से भी देख सकते हैं, लेकिन एडवांस बुक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछता है और उसके लिए इतना समय आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने से भी होगा। लेकिन ये तीनों 6, 7, 8 और ये 12 ये आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। अब बात करें हाउ टू स्टडी एंड यूटिलाइज़ कि पढ़ा कैसे जाए एनसीईआरटी को सबसे बड़ी बात।
स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एक बार पढ़ने से हो जाएगा या कितनी बार पढ़नी चाहिए? कितनी बार पढ़नी चाहिए ऐसी कोई डिफाइंड डेफिनिशन तो नहीं। सबसे पहली बात कि आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप अपने अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं कि जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ यूपीएससी के लिए एडवांस बुक्स या फिर यूपीएससी की तैयारी। तो यूपीएससी की तैयारी को ध्यान में रख के आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये आप जानते हैं, ये आपका पर्पस है। मतलब समझ में आ जानी चाहिए। तो ऐसे पढ़ना है और तब तक पढ़ना है कि आपके समझ में आ जाए। फिर भी कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। मेरा मानना है कि कम से कम आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, तो बिल्कुल स्लो, तेज़ बिल्कुल ना पढ़ें, एकदम स्लो। ये नहीं सोचें कि मुझे 3 बार पढ़ना है, तो मुझे धड़ाधड़ पढ़ लेना है 3 बार, नहीं, कोई काम का नहीं होगा। फिर आपको वही 3-6 करना पड़ जाएगा अगर आपने गलत तरीका अपनाया तो। बिल्कुल स्लो पढ़ें आप और पहली बार में कुछ अंडरलाइन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ें आराम से, शुरू में हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी समझ में ना आए। जब आप पढ़ रहे हों, ऐसा ना करें कि आप 1 लाइन आपने पढ़ा, 10 लाइन पढ़ा और 10 लाइन के बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे वापस से जाना है, बीच में कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं करें, वापस बिल्कुल ना जाएँ। धीरे-धीरे पढ़ें और पढ़ते चले जाएँ और एक बार में कम से कम 1 चैप्टर तो आप ज़रूर फ़िनिश करें। बीच में छोड़ ना दें उसको। अगर छोड़ना पड़ जाए तो वहाँ पे टिक कर दें और वहीं से फिर स्टार्ट करें। कोशिश करें पूरा और एक भी चैप्टर आप मिस ना करें। शुरुआत आपको जानते हैं कहाँ से करनी चाहिए? ये कि शुरुआत की जो बुक होती है मतलब एक होती है पेज जिसमें लिखा होता है कि इस पेज को बनाने में कितनी मेहनत लगी या किन-किन ऑर्गेनाइज़ेशंस ने इस बुक को बनाया है। उस पेज को पहले पढ़ें, तब आपको एहसास होगा कि एनसीईआरटी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आपका आप देखेंगे उसे पढ़ने के बाद कि आपका नज़रिया कितना बदल गया है। आप सोचें ऐसे सोच रहे हो कहाँ 6th क्लास की पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपका समझिए कि एक कनेक्शन हो जाएगा, इमोशनल कनेक्शन। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आप एक बार करके देखें इसको। उस पेज को पढ़ें, फिर हर पेज को शुरू से अंत तक, कोई पेज छोड़िएगा मत। जब आप सेकंड टाइम आएँ, तो इस बार आपको हाथ में पेंसिल रखनी है और पढ़ना स्लो ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर ये फैक्ट मुझे मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के काबिल बना सकता है, उन्हें आप अंडरलाइन करते चले जाएँ। अंडरलाइन करते चले जाएँ और फिर इसी तरह से पूरी बुक को कंप्लीट करें स्लो। थर्ड टाइम भी देखिए बहुत लोग सलाह देते हैं कि अब आपकी कम काफ़ी कुछ कमांड हो चुकी है, तो थर्ड टाइम आप फ़ास्ट पढ़ सकते हैं। मैं इसकी सलाह कभी नहीं देता। आप थर्ड टाइम भी बिल्कुल स्लो ही पढ़ें। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि अब चीज़ें आपके कमांड में होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरे तौर पर समझ में आने लगेंगी। ये वो वाला पार्ट होगा जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लायक वाली अंडरस्टैंडिंग जो आप में होगी, वो डेवलप हो रही होगी तीसरे बार में। जब तीसरी बार आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर जाकर जो आपने अंडरलाइन की है चीज़ें, उन्हें आप अलग से नोटबुक में लिख लें क्लास वाइज़। ये हिस्ट्री है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। मेन टॉपिक देखिए कि एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया और फिर उसको एक क्रोनोलॉजी में सेट कर लें कि आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं जो पहले कौन-सा है, फिर कौन-सा है, फिर कौन-सा चैप्टर है, उस तरह से आप अरेंज कर लें अपने नोट्स को। तब जाके आपका फाइनल तैयारी होगा एनसीईआरटी का। अब इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है मेन बात, कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये आपने किया, अब जब आप आगे जाके एडवांस की तैयारी करेंगे, एडवांस बुक की, वहाँ पे जो होगी चैप्टर्स की तैयारी, उससे आप इसे कनेक्ट कर दें, इन दोनों को एक साथ कर लें और फिर
पढ़ने के दौरान दिमाग में ऐसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इससे ये पार्ट है। अब ये जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, अब आप उस स्टेज पे होंगे कि इस स्टेटमेंट को भी आप आधा कर पाएँगे। आपने एनसीईआरटी या उन बुक्स से लिखा कि ये इम्पोर्टेंट है। उसमें भी कुछ होगा, एक मान लीजिए एक लाइन है, मैं कोर की बात करता हूँ कि आप इसमें से कोर पकड़ें, कि जैसे 5 लाइन की चीज़ लिखी हुई है, उसमें अगर मैं कहूँ कि आपको इसको एक लाइन में समेटना है, तो आप ऐसा लाइन्स तैयार करें, वन लाइनर पॉइंट्स तैयार करें ताकि दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल बनी रहें कि एग्ज़ाम में जैसे ही चीज़ आए तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट मैंने बनाई है। तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, आंसर राइटिंग को ध्यान में रखकर और प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखकर आपके पॉइंटर्स तैयार होने चाहिए। उन पॉइंटर्स को तैयार आप कर लें, फिर जाके उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ, इसमें ये पॉइंट है। अगर इंडस वैली सिविलाइज़ेशन है, तो उसमें ये पॉइंट है ऐसे-ऐसे और उसमें थोड़ा-सा जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो और थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंट है वो, थोड़ा-सा अलग-अलग कर लें। ये आप कैसे कर पाएँगे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखकर कि आपके प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पार्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको करना चाहिए अपने लेवल पर। आगे जाकर जब मैं तैयारी इन पर आऊँगा सारे सब्जेक्ट्स पर, मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूँ या दूँगा, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं सब कुछ लेता हूँ। एनसीईआरटी है, एडवांस बुक है, जो करंट के सोर्सेज़ हैं अपडेटेड, वो सारे फैक्ट्स लेकर मैं बात करता हूँ। कुछ भी छूटता नहीं है, इसलिए जब मैं हिस्ट्री पर भी आऊँगा तो ये सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन उसमें अभी पता नहीं मुझे कितना वक़्त लगेगा क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स खत्म होगी फिर उस पर आ सकते हैं। और अपने से तो आपको करना ही चाहिए फिर भी। तो आप इसको करें इस तरीके से, प्रेशर ना लें। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा लगना है, बहुत आराम से होगा ये चीज़ और बिल्कुल प्रेशर लेके ना पड़ेंगे आपको इतनी चीज़ें करनी। तो मैं एक बार फिर से डिफ़ाइन कर दूँ, 3 बार आप पढ़ें, पहला बार स्लो और बीच-बीच में आगे-पीछे ना करें, पूरा पढ़ें। दूसरा बार अंडरलाइन करें इम्पोर्टेंट पार्ट। तीसरा बार फिर से पढ़ें, स्लो ही पढ़ें और फिर उसके बाद जो आपने अंडरलाइन्ड किया है तीसरी बार खत्म होने के बाद, उसे आप अलग से नोटबुक में तैयार कर लें। फिर जब आप ये जो अपडेटेड बुक्स पढ़ेंगे आगे जाके एडवांस, इसको वहाँ कनेक्ट कर दें और लास्ट में फिर अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लें। इनमें भी बहुत पॉइंट्स आप छाँट पाएँगे आगे जाके। तो मेन पॉइंट जो आपको लगता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें अलग कर लें और फिर उन्हें अपने दिमाग में आप बना के रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिस्ट्री के बारे में थी, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।